ओके, सो लेट्स बिगिन आवर सेकंड सेशन विदाउट अ डिले। हमने यहाँ पे छोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिसेंट साइक्लोन ऑन ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया वाज कॉल्ड फेलिन। हाउ आर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स नेम्ड अक्रॉस द वर्ल्ड? सो ऐसे क्वेश्चन है, तो ये 13 का क्वेश्चन है। आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू फ्रेमवर्क फॉर एग्जैक्टली दिस वन, बट कोई भी अगर आएगा साइक्लोन तो रिसेंट में अगर आता है तो इट वोंट कम विद अ न्यू नेम, आई मीन इट वोंट कम विद द ओल्ड नेम। आएगा तो हमेशा नए नाम से ही आएगा। अभी जो कोई रिसेंट है हुडहुड था, या अभी आपका यूएस में आया हुआ है, तो ऐसा कहीं पे भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो व्हाट इज द अप्रोच यू शुड टेक। सो इससे हम लेते हैं, जैसे कोई भी साइक्लोन है तो यू विल टॉक अबाउट कि रिसेंटली दिस साइक्लोन XYZ, जो भी साइक्लोन का नाम अगर ऐसे दिया है ओरिजिनेटेड, तो आप हमेशा इसमें कुछ चीज़ें बात करोगे ओरिजिन की, ठीक है, कि कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, ओरिजिनेटेड इन बे ऑफ बंगाल, जो भी आपका अरेबियन सी, देन क्लासिफाइड एज सिवियर और वेरी सिवियर, तो जो भी आप इसका क्लासिफिकेशन है उसकी बात करोगे। एंड हमेशा मैप बना के दिखाओगे कि यहाँ से ओरिजिन हुआ, ऐसे इसका पाथ हमेशा देखना। तो कभी भी ऐसा साइक्लोन है तो यू शुड ऑलवेज बी कीन अबाउट दिस थिंग कि कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, कैसे गया। एंड देन लास्टली यू विल टॉक अबाउट द लोकेशन दैट गॉट हिट। So you will talk कि felin originated here, was classified at severe or very severe cyclone which took path and hit गुजरात महाराष्ट्र। जो भी आपका, अगर यहाँ पे गुजरात महाराष्ट्र इधर से कोई आके हिट करता है तो वहाँ पे, या फिर उड़ीसा, जो भी आपका कोस्ट है, तो दिस इज द इंफॉर्मेशन, स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन दैट यू आर टू प्रोवाइड। उसके बाद इतना डील कर लिया तो हमारा ये पार्ट खत्म हो गया। वी हैव डेल्ट विद दिस पार्ट। सो ये स्टेटमेंट हमने डील कर लिया। अब हम सेकेंड पार्ट को आंसर करेंगे कि हाउ आर द ट्रॉपिकल साइक्लोन नेम्ड अक्रॉस द वर्ल्ड। सो इसके लिए हमारा वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इसने रीजनल लेवल पे कुछ कुछ बना रखे हैं। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, रीजनल मेटीरियोलॉजिकल समथिंग ऑर्गेनाइजेशन, सेंटर्स होते हैं, सेंटर्स। तो ये हैं इंडिया का, हमारा अपना, आई थिंक पाकिस्तान और जितने भी कोस्टल कंट्रीज हैं उनसे मिलके हमारा इंडियन ओशन का बना हुआ है। तो हमारा रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर है वो, और अर्ली वार्निंग सेंटर भी होता है। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन अर्ली वार्निंग सेंटर्स, ये दो बॉडीज जो हैं ये बनी हुई है, ये UN की है, ठीक है। तो ये डेजिग्नेट करती हैं, मतलब ये रीजनल बॉडी बनाती है। रीजनल बॉडी क्या है, ये नेशनल मेटीरियोलॉजिकल, जैसे हमारा इंडिया का IMD है तो ये इसका पार्ट होगा। तो ऐसे ही हर रीजनल, जितने भी रीजन है जहाँ पे साइक्लोन्स आते हैं तो वहाँ पे रीजनल सेंटर्स बने हुए हैं। उस रीजनल सेंटर में देशों के अपने नेशनल जो बॉडीज़ हैं, मेट्रोलॉजिकल बॉडी, वो उसकी मेंबर होती हैं, और हर मेंबर जो है एक गिवन 8 या समथिंग लिस्ट प्रोवाइड करता है, 8 के आसपास है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो सर्टेन नंबर ऑफ नेम्स वो प्रोवाइड करते हैं और उसी ऑर्डर में नेम लिए जाते हैं, ठीक है। एक ये इंडिया का नाम आ गया, फिर पाकिस्तान के जो भी आपके मेंबर जितने हैं, तो एक एक नेम ऐसे करेंगे और 8 नाम देंगे। तो एक साथ ये लिस्ट हो गई, पहले एक, फिर दूसरा, एक हर किसी का पहला पहला नाम, ठीक है, इसी ऑर्डर में, फिर हर किसी का दूसरा दूसरा नाम। सो दिस इज हाउ इट इज़ अरेंज्ड। एंड जो भी कोई नया साइक्लोन आता है तो इसका नाम, फिर इसके बाद ऑटोमेटिकली इसका नाम, इसका नाम। दिस इज हाउ इट इज़ डन। एंड क्वेश्चन में पूछा है कि हाउ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर नेम्ड अक्रॉस द वर्ल्ड। तो दिस इज हाउ दे आर नेम्ड, बट खाली इतने से काम नहीं चलेगा। ये तो सिर्फ 2 लाइन में, मतलब मुश्किल से 2-4 लाइन का आंसर हो जाएगा कि सेंटर है वो मिलकर नाम देते हैं, विच आर पीरियोडिकली, लाइक how would you answer it? WMO has formed a regional meteorological center consisting of world nations, national meteorological center, which give name to the center, and each new cyclone is named after in a chronological order or in a predetermined order. सो दिस इज हाउ दे आर नेम। बट इसके साथ साथ आपको कुछ और भी इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा कि वाई नेमिंग वाला, ठीक है, इसका पर्पस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये यहाँ पे आपको देना पड़ेगा एक्स्ट्रा थोड़ा सा।
देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स रोटेटिंग स्टॉर्म विद कैरेक्टरिस्टिक। नहीं, ये आपको उसमें अगर पूछे होता क्या है तब आप ये बताते। यहाँ पे स्पेसिफिकली जैसे बताया ना कि स्पेसिफिक साइक्लोन की बात कर रहा है, तो हमेशा आपको ये बताना पड़ेगा ओरिजिन, क्लासिफिकेशन एंड पाथ, अगर आप बना पाते हो तो वो, और मैप के साथ साथ हिट एरिया। ठीक है, तो ये आपको दिखाना पड़ेगा, ये चीज़ बढ़िया है। ठीक है, बट ये सिर्फ इतना नहीं, फेल इन यहाँ पे ही नहीं आ गया है, अब कहाँ से ओरिजिनेट होकर कैसे गया है ये आपको थोड़ा सा हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा। तो आगे जब पढ़ें तो इसको ध्यान में रखें। इन्होंने क्या लिखा भाई, ओके, वे हैड recently fell in the tropical cyclone arises in the east coast of India having इफेक्ट ऑन लाइफ। ये अब बहुत कॉमन पता चल रहा है ना, आप सिर्फ कोई भी आप ट्रेजेडी, कोई भी स्टॉर्म के लिए आप ये चीज लिख सकते हो, इट इज वेरी वेरी कॉमन थिंग। नो, दिस वोंट डू, इट्स बिलो स्टैंडर्ड, इट्स नॉट इवन लाइक एवरेज में आ जाएगा, स्टैंडर्ड आंसर तो नहीं कहोगे आप इसको। तो रेज योर स्टैंडर्ड बाय बीइंग विजिलेंट अबाउट थिंग्स। आप वाई व्हेन वेयर जो है ये आप आंसर करोगे इंट्रोडक्शन में जो पूछा है। नेमिंग ऑफ साइक्लोन मैकेनिज्म, कंक्लूजन, कंक्लूजन इसका जो बताया कि आप रीजन देते हो कि क्यों नेमिंग करते हैं, तो उसके रीजन्स इंपॉर्टेंट है ट्रेसिंग के लिए, कन्फ्यूजन हटाने के लिए, क्योंकि कंटिन्यूस हम ट्रेस कर रहे होते हैं ना, तो उसमें कन्फ्यूजन ना हो और हम उसको स्टडी कर पाएँ, और फर्दर प्रिवेंशन एंड कॉशन के लिए, स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए सब इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं जो कि आपको यहाँ पे लिखना ही पड़ेगा। क्वेश्चन है नेक्स्ट, तो समझ गए, बस इतना लिख के फाइनली आप कंक्लूड कर दोगे कि दिस इज द मैकेनिज्म। ब्रिंग आउट द कॉज ऑफ हीट आइलैंड इन अर्बन हैबिटेट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन इन्होंने दिया है। एनडीएमए गाइडलाइन नहीं, एनडीएमए गाइडलाइन नहीं लिखना है यहाँ पे। ये पेपर 3 जीएस पेपर 3 में अगर आप लिख रहे हो देन यू हैव टू टेक दैट अप्रोच। इसीलिए तो भैया डिस्टिंक्शन है हमारा कि कहाँ किस पर्से से आ रहा है, उस हिसाब से ही है। लाइक आई ऑलवेज टेल पीपल कि कभी ग्लोबलाइजेशन इसमें आए जीएस पेपर 1 में और जीएस पेपर 3 में, तो आप एक ही है ग्लोबलाइजेशन, बट उसकी डेफिनेशन अलग लिख के आओगे, उसकी लाइक इफेक्ट अलग। यहाँ पे आप पूरा सोशो कल्चरल बातें करोगे, यहाँ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की बात करोगे। तो बी अवेयर एंड माइंडफुल ऑफ योर सिलेबस। ये हमारे सिलेबस में इस पेपर में क्या है उसके अकॉर्डिंग अगर आप लिखोगे तो वो बेहतर है। इट्स नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल, बट इट्स बेटर टू बी अवेयर ऑफ योर सिलेबस एंड राइट अकॉर्डिंगली, दैट वुड बी बेटर। तो कभी भी एम्बिग्युइटी आए, ऐसा कुछ टर्म्स आए, तो फॉलो योर सिलेबस। ब्रिंग आउट कॉजेज फॉर, हाँ तो ये हमने पढ़ लिया। तो क्या है भाई, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सबसे पहले कॉजेज पूछ रहा है किस चीज़ के लिए, हीट आइलैंड इफेक्ट के लिए। तो ये क्या है ये बताओगे, इसकी वजह से अर्बन हीट आइलैंड बन रहे हैं वो बताओगे। तो होता क्या है, कॉन्सेप्ट पहले आप इसको इंट्रोड्यूस करोगे, डेफिनेटिव आंसर हो जाएगा। कॉजेज यहाँ पे क्यों हो रहे हैं, एंड सॉल्यूशन थोड़ा सा बात करोगे। ठीक है, सस्टेनेबल सिटीज, एसडीजीज, तो ये सब रट लीजिए, एसडीजीज और सस्टेनेबल सिटीज और ऑल दीज थिंग्स। अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट आर पार्ट ऑफ अर्बन एरिया विच इज मार्क्ड बाई रिमार्केबली हाई टेम्परेचर एज कम्पेयर टू इट्स रूरल काउंटर पार्ट। नहीं, रूरल नहीं है भाई, रूरल का नहीं है। ये डायग्राम होता है कि आप ये अर्बन सेंटर जो है वो होगा, फिर उसके आसपास थोड़ा सा जो है बढ़ेगा, फिर उसके आसपास, तो ये लेयर बनता है। जनरली लोग एक ये बनाते हैं, एक ये बनाते हैं, दैट्स नॉट हाउ इट इज, इट गोज। तो जो मेन सबसे कोर ऑफ द कोर्स है इसका, सॉरी forgot to put it on mute mode. Okay, it's done. So this is how you approach, you give this concept, और आपको हीट आइलैंड बताना है। ठीक है ना, हीट आइलैंड का कॉन्सेप्ट बताना है कि होता क्या है, फिर वही बात कर दोगे कि सिमिलर same concept has been seen around urban habitat or in urban areas there is a emerging urban heat island effect। ठीक है, फिर कॉजेज अपने आप यहीं पे इंटरलिंक्ड है, तो आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। इसका डेफिनेशन आपको अलग बेसिक डेफिनेशन है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिखनी है। इन्होंने क्या लिखा है, अर्बन आर्किटेक्ट आइलैंड
कुछ तो लिखा है कॉल्ड एज हीट आइलैंड, आई कैन नॉट रीड इट, बिकॉज ऑफ मोर वार्मर एनवायरमेंट, जो भी अगेन यहाँ पे भी पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, प्रिवेनेशन समथिंग इन द एरियाज लीड टू मेनी डिजास्टर इफेक्ट लाइक कार्बन। अब देखिए पूरा ही गड़बड़ है, दिस इज अ बैड इंट्रोडक्शन। वाई? क्योंकि आप पहली बात तो कॉन्सेप्ट को ही सही से नहीं बताए हो, ठीक है। मोर वार्मर इन्वायरमेंट, यहाँ पे पढ़ने में दिक्कत है। इन द एरियाज लीड टू मेनी डिजास्टर्स इफेक्ट लाइक अर्बन फ्लड, मतलब आपसे पूछा क्या गया है, कॉजेस पूछ रहा है हीट आइलैंड इन अर्बन में, कि हीट आइलैंड जो इफेक्ट है वो अर्बन एरियाज में क्यों आ रहा है। तो ये सब चीज़ें नहीं लिखना है आपको, सीधे सीधे लिखना था हीट आइलैंड, तो आप इसको लिखते कि हीट आइलैंड रेफर टू comparatively higher temperature at islands due to continentality and insularity effect, ठीक है। तो ये इसकी वजह से आता है जहाँ पे जो आइलैंड होते हैं, जो समुंदर होता है, ठीक है, जैसे समुंदर तो उसमें कोई आइलैंड है, तो इसके ऊपर जो टेम्परेचर होता है वो हाई होता है। क्यों? क्योंकि इंसुलैरिटी इफेक्ट, इंसुलैरिटी मतलब क्या कि जो लैंड है इट गेट्स वार्मर, सनलाइट पड़ेगी तो बहुत जल्दी से वार्म हो जाएगा, और उन सिमिलर फैशन ठंडा भी तेजी से होता है। तो दिन में ये क्या होता है, जैसे सनलाइट पड़ती है इट गेट्स वेरी वेरी वार्म दिस लैंड, और आगे क्या है, आसपास पानी, so water will warm relatively in a very slow pace, in उतना ठंडा मतलब गर्म नहीं होगा, तो यहाँ पे ठंडा रहता है और यहाँ पे वार्म हो जाता है, तो इसी को हम हीट आइलैंड इफेक्ट कहते हैं। तो ये आप इंट्रोडक्शन देते कि हीट आइलैंड होता क्या है, देन यू विल यूज द कनेक्टिव कि सिमिलर इफेक्ट हैज बीन ऑब्जर्व्ड अराउंड अर्बन सेंटर्स रीजन्स, जो कॉजेज पूछा है ना, तो आप इसका ये देते हैं सीधे सीधे कि विच आर फॉलोइंग कॉजेज। तो दोनों तरीके से आप किसी बात कर सकते थे। कॉजेज क्या इन्होंने दिया है, एक ये सही है, फैक्टरिंग पॉल्यूशन, ये कुछ नहीं है, ये वेग है। आपके कॉजेज में जो है वो है तुम्हारे स्ट्रक्चर्स में, मतलब लार्ज स्ट्रक्चर है विच ट्रैप हीट, एग्जाम्पल जो ग्लास बिल्डिंग्स एंड ऑल दैट है तुम्हारा, कंक्रीट एंड हीट एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स एंड रोड एक्सेट्रा हैं, तो आपके स्ट्रक्चर एंड मटेरियल्स यहाँ पे आ जाता है। तो asphalt एंड ऑल दैट, दीज मटेरियल, स्लो क्यों चल रहा है, तो मटेरियल्स हैं, कुछ प्रॉब्लम लग रही है इसमें, खैर तो मटेरियल्स आप बात करोगे, ठीक है। देन डिफॉरेस्टेशन डेफिनेटली है वन ऑफ द रीजन। देन आपका ये थोड़ा सा आता है स्मोक एंड व्हीकलर पोल्यूशन जो कैप्चर करते हैं, ठीक है, तो दे ऑब्जॉर्व मोर हीट, तो इसकी वजह से। और फर्दर जो है एग्जॉशन या रेडिएशन सोर्सेज बहुत हैं, हीट इंजन लाइक जो गाड़ियां हैं, व्हीकल्स हैं, एवरी सिंगल सेकेंड दे आर रेडिएटिंग सो मच हीट, तो दीज आर द रीजन्स कॉजेज, ठीक है। तो आप ये करके फिर सॉल्यूशन की बात करके ख़त्म कर दोगे। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फिनोमिना, और तो कुछ नहीं है इसमें। इसमें डायग्राम भी जरूरी था, मतलब एक्स्ट्रा मार्क अगर आप देखो, अगर ये 10 नंबर का क्वेश्चन है एंड इफ़ यू वांट 5 to 6 मार्क्स, डायग्राम मस्ट है, 1 नंबर समझ लो डायग्राम का है, और एक एक नंबर से भैया भूत भूत से सागर बनना है यहाँ पे, ठीक है। और ये आपका कम से कम नहीं 4 नंबर सीधे सीधे कॉजेज पे डिपेंड करेगा, 1 नंबर आपने कैसा इंट्रोडक्शन लिखा है। अगर आपने सही से बता के रखा है तो यू विल गेट बेटर मार्क्स। लेट मी सी, सॉरी फॉर द, ओके, सो दैट्स देयर। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फिनोमिना ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन इन मेटेरोलॉजी, हाउ डज इट अफेक्ट वेदर एंड हैबिटेट ऑफ द प्लेस। तो सबसे पहले अगेन डेफिनेटिव अप्रोच भैया लेना है, ऐसी चीज़ों में कुछ नहीं करना, सीधे सीधे उठाओ, दिखा दो भाई
टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है इसको डिफाइन कर दो, ठीक है। एक ग्राफ बनता है ऐसे लैप्स रेट के साथ, वो ड्रॉ कर दो, है ना। और फिर उसके बाद सेकेंड पार्ट क्या है, हाउ डज इट अफेक्ट वेदर एंड हैबिटाट ऑफ द प्लेस। तो अफेक्ट ऑन वेदर, अफेक्ट ऑन हैबिटाट एंड बस खत्म। 3 पॉइंट मोर देन इनफ है। अगर 10 नंबर का है, अगर मतलब 15 मार्कर है तो 5 पॉइंट इज मोर देन इनफ। इससे ज़्यादा की कोशिश नहीं। अगेन हमारा मंत्र है लेस इज मोर। इससे ज़्यादा आप करोगे तो आई कैन गिव यू इन रिटन कि पेपर छूटेगा या बाद में पैनिक करोगे। तो इससे बेहतर है कि एक हारमोनियस स्टैंडर्ड 15 से आप 17 तक कोशिश करो कि आउट ऑफ 20 whoever gets 17 standard answer is in merit list. I'm talking about कि उसकी बड़े आराम से 800 ऊपर पार हो जाएंगे विदाउट अ डाउट। और इस पे आपने बोनस कहाँ पे पाना है, ये दिमाग खोल के चीज़ों पे काम कर लिया, एक्स्ट्रा डायमेंशन ऐड कर लिया, तो आप IAS IPS वाले लिस्ट में हो भैया। तो ये सब चीज़ें हमेशा जब भी करो तो ध्यान में रखो। देखते हैं क्या लिखा है। टेम्परेचर इन्वर्जन इन मेटेरोलॉजी मीन्स इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। ये फिर इसका क्या जरूरत थी भाई, यहीं से शुरू करो। ड्यू टू इंक्रीज इन हाइट अबव लैंड सरफेस, फिर से पढ़िए भाई, ठीक है, स्टैंडर्ड नहीं है। अबव लैंड सरफेस टेम्परेचर स्टार्ट डिक्रीजिंग एंड मूव। आप सीधा सीधा इसका सिंपल डेफिनेशन है, वो आप बता सकते हैं, अभी बताता हूँ मैं। आगे देखते हैं। अफेक्ट ऑन वेदर ऑन हैबिटेट। हाँ, स्ट्रक्चर बढ़िया है, कंक्लूजन बढ़िया है, ठीक है, आप स्ट्रक्चर पकड़ रहे हो एटलीस्ट, तो इससे आपके पार्ट्स मिस नहीं होने हैं। हाँ, ये बढ़िया चीज़ है, ये मत भूलिए बिल्कुल। स्पॉन्सिटीमिया की टेक्निक, हाँ बहुत अच्छी बात है, ये इस पर बिल्कुल नंबर मिलने हैं आपने अगर ये चीज़ें लिख ली। तो ये आप हमेशा ध्यान में रखिए, कभी भी ऐसे प्रॉब्लम ऐसा कुछ आता है तो आप उसका सॉल्यूशन 1-2 लाइन का इस तरह से, बस इतना है। तो इंक्रीज फॉरेस्टेशन, क्योंकि आप कॉजेज जो लिखे हो ना, कॉजेज को यहाँ पे सॉल्यूशन में एड्रेस करोगे। जो ही 3 पॉइंट जो भी आप कर रहे हो, तो कॉजेज को ही एड्रेस करते हो। मियावाकी आपका डिफॉरेस्टेशन को करेगा, सस्टेनेबल सिटीज एंड प्लानिंग, यहाँ से हम जो स्ट्रक्चर है उनको एड्रेस कर सकते हैं, तो बेहतर तरीका है। इन्होंने लिखा है टेम्परेचर इन्वर्जन इज रिवर्सल ऑफ नॉर्मल बिहेवियर ऑफ टेम्परेचर इन ट्रोपोस्फेयर, बहुत बढ़िया, इन विच अ लेयर ऑफ कूल एयर एट द सरफेस इज ओवरलेन बाय लेयर ऑफ वार्मर एयर। तो भैया कुछ नहीं है, टेम्परेचर इन्वर्जन, इन्वर्जन क्या मतलब उल्टा हो जाना, ठीक है। तो जनरली होता क्या है कि यू हैव ऑल स्टडी दिस थिंग कि हीट मतलब अर्थ जो है, वार्मिंग जो है वो सन वाली रेडिएशन से नहीं होती है, ये अर्थ का सरफेस है। कैसा ही अर्थ बनाया है मैंने, पर ठीक है, यहाँ अर्थ सरफेस है तो इट डज नॉट गेट वार्म बाय दिस। यहाँ पे आपका लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो होती हैं वो एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब होती हैं। ये तो लाइक इट्स ओपन, तभी तो हमारा ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट बनता है एंड दिस होल सरफेस एब्जॉर्ब। तो तभी हम एक इसको ड्रॉ करते हैं फ्राई पैन एनोलॉजी कि ये सरफेस से चीज़ें गर्म होती हैं। तो ऑब्वियसली अगर आप, ये हमारा सरफेस है तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो हीट कम होगी क्योंकि सरफेस से गर्मी आ रही है। सो नॉर्मली व्हाट हैपेंस इन ट्रोपोस्फेयर, हमेशा ये ट्रोपोस्फेयर में ही रहेगा, दैट एज यू मूव अप। तो आपका ये सिग्मा वाला डायग्राम याद होगा, है ना, सॉरी गड़बड़ सा बन गया, ऐसा बनता है, ठीक है। ये ट्रोपोस्फेयर में तो जैसे आप ऊपर जाते हो तो टेम्परेचर कम होता है, इस साइड पे टेम्परेचर है और इधर हाइट है। तो ये ट्रोपोस्फेयर का है, स्ट्रेटोस्फेयर का है, ये मीजो का है, ये आइनो का है। तो दिस इज हाउ इट इज। तो ये वाले आपको दिखाना है कि ये आपका नॉर्मल है, बट देर आर सम सर्टेन कंडीशन इन विच दिस इज रिवर्स इनटू दिस मोड, दैट एज यू मूव अप द टेम्परेचर स्टार्ट टू इंक्रीज, और इसको हम हीट इन्वर्जन बोलते हैं। दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो यही आपको लिखना था, रिवर्सल ऑफ नॉर्मल बिहेवियर। तो ये नॉर्मल बिहेवियर है, इसका रिवर्सल ये हो गया, हीट इन्वर्जन हो गया। बाकी आपको क्या करना था, इसका इफेक्ट बताना है। तो इफेक्ट में सबसे पावरफुल इफेक्ट तो आपको अगर नहीं मालूम है तो इट लीड्स टू बेसिकली, अगर ऊपर जो हमारी अगर लेयर है तो ये विंड के मूवमेंट को
जो है ऊपर नहीं जाने देता है कई बार, और कंडीशन भी ऐसी होती है ना कि आपके बादल होंगे तब होता है, अदरवाइज हीट वुड एस्केप। तो ऐसे कंडीशन जब आप बता दोगे तब आप थोड़ा सा डील कर पाओगे कि इसका हैबिटेट पे और वेदर पे क्या इफेक्ट होगा। और इसमें बहुत एक हिंट के लिए बता दूं, जो वो भोपाल गैस ट्रेजेडी थी उसमें इसका बहुत बड़ा रोल था। सो यू हैव टू नो दिस थिंग्स। जब आंसर हम पूरा डिटेल में डील करेंगे तब हम बात करेंगे। नॉर्मल ये नहीं भाई, आपको ये डायग्राम बनाना है, ये नॉर्मल और ये हीट इन्वर्जन, ये बनेगा आपका। ये लैप्स रेट होता है, इट्स अबाउट 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। ये आपका होता है डिक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्रिटिकली इवेल्युएट वेरियस रिसोर्सेज ऑफ ओशन विच कैन बी हार्नेस टू मीट द रिसोर्सेज क्राइसिस इन द वर्ल्ड। देखिए रिसोर्सेज क्राइसिस पे आपको थोड़ा सा बात करना होगा वर्ल्ड पे, और फिर इसको फिलफिल करने के लिए हाउ वी कैन यूटिलाइज दिस थिंग। और यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड पैरामीटर्स के मतलब अराउंड बात करनी होगी, यहाँ पे कुछ भी नहीं आप लिख सकते हो। तो बी वेरी केयरफुल कि आपके जो बॉडी में पॉइंट्स होंगे ना, दे शुड बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ की टर्म्स, लाइक बहुत ही अच्छे होने चाहिए, जो भी मतलब रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए एरियाज के। एंड दे आर ऑल गिवन इन द योर सिलेबस। मोस्ट पीपल सिलेबस ही नहीं पढ़ते हैं, तो सिलेबस में कई जो टॉपिक दिए ना वो यहाँ पे हेडिंग्स बनेंगे। ओके चलिए देखते हैं क्या लिखा है इन्होंने। ओशन कवर्स 2/3 ऑफ अर्थ सरफेस, हैव बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग रिसोर्सेज दैट कैन बी हार्नेस्ड टू मीट रिसोर्स क्राइसिस ऑफ द वर्ल्ड इन द वर्ल्ड। ठीक है, अच्छा इंट्रोडक्शन है ये, आई वुड कॉल इट अ गुड इंट्रोडक्शन। इन्होंने क्या लिखा है, द रिसेंट डीप ओशन मिशन बिगेन द पर्पज ऑफ हार्नेसिंग ओशन रिसोर्सेज टू मीट द क्राइसिस इवन एट वर्ल्ड लेवल। अगेन थोड़ा सा बेहतर, ये सिर्फ डीप एक्सप्लोरेशन मिशन है, ठीक है, और इसका पर्पस आपका पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स से डील करने के लिए ज़्यादा है, और थोड़ा सा एक्सप्लोरेशन एंड मैपिंग ऑफ द सी। तो ये आपका इसरो का मिशन था, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस का है। इसके लिए आप रसिया से पनडुब्बी लेके आए हैं, ये मांगी है हमने। वेरियस रिसोर्सेस, मोलिब्डेनम, यही जो मैं बोल रहा था ना, यही आप गड़बड़ करके आते हो, ये ऐसी चीज़ें डाल के आते हो, ऐसे नहीं होगा। रोल टू मीट क्राइसिस चैलेंजेस वे अहेड। अब देखो यहाँ क्वेश्चन कहीं बात कर रहा है, यहाँ पे बात कर रहा है क्रिटिकली इवेल्युएट। आपको आइडिया ही नहीं कि क्या मतलब है क्रिटिकली इवेल्युएट का, नहीं आइडिया है ना, तो फिर आप अभी ओरिजिन वीडियो आप देखो जिसमें मैं डील कर रहा हूँ कि इन सब वर्ड्स का मतलब क्या है। इवेल्युएट आएगा तो डिफरेंट मतलब होगा, क्रिटिकली इवेल्युएट का डिफरेंट मतलब होगा, क्रिटिकली डिस्कस का डिफरेंट मतलब होगा। और 90% अगर आपके आसपास लोग हैं ना, तो आप सीरियसली जाके उनसे पूछो, and they will give you the same thing. Most people, even people who are writing mains and getting there, no, they don't even know, like उनको भी क्लैरिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कभी काम नहीं किया, काम ऐसे चल जाता है। तो फिर यही, मैंने भी कॉपियाँ चेक की, बहुत सारी सैकड़ों कॉपियाँ चेक की, और आसपास जो कॉपी चेक कर रहे हैं उनको भी आइडिया नहीं भाई, अब क्या ही कहा जाए। हाँ, ये आपने हेडिंग तो डाली, बट इसमें क्या कैसे दिखाओगे? तो यहाँ पे देखो, मैं रफली बता दे रहा हूँ। इवेल्युएट करना है क्या, हमारे रिसोर्सेज को। रिसोर्सेज से आप क्या मतलब समझ रहे हो यहाँ पे, कैसे आप, यार ये दिक्कत कर रहा है। खैर, तो इवेल्यूएशन से मतलब है, पहली बात तो आप बात करोगे कौन कौन से रिसोर्सेज, वहाँ पे हेडिंग्स आपकी रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए। यहाँ पे आप बात करोगे मेटेलिक एंड रेयर मिनरल की आप बात करोगे, ठीक है। आप एनर्जी, फॉसिल फ्यूल एंड गैस की बात करोगे, ठीक है ना, ये रिसोर्सेज हैं। फिर आप फूड एंड मरीन रिसोर्सेज की बात करोगे। फिर आप और क्या क्या है जो मैंने कुछ एग्जैक्टली इस पे लिखा तो था इम्पोर्टेंट, और ओके हाँ, मेडिसिन
एंड फाइनली स्पेस एंड स्टोरेज। तो मेजर जो आपके हैं वो एनर्जी, फूड, मेटेलिक एंड रेयर मिनरल। जो इन्होंने इंट्रोडक्शन में लिखा था ना वो तो बहुत ब्रॉड कैटेगरी हो गई कि लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो लिविंग में हम मेटेलिक मिनरल्स, फ्यूल, तो ये सारी चीज़ें हमें ओशन से मिल सकती हैं। टेम्परेचर, एनर्जी, एनर्जी बहुत बड़ा टर्म है क्योंकि ओशियानिक वेव एनर्जी, थर्मल एनर्जी, ठीक है, इन सब का, विंड एनर्जी, ये सारी चीज़ें ओशन से जोड़ी हैं जो कि आप सोचते ही नहीं हो। तो ये सब टर्म अगर नहीं आए हैं आपके आंसर में, अगर 10 नंबर का 15 नंबर का, आपके नंबर नहीं मिलने हैं भाई। इन सब चीज़ पे डील करना है। देन यू विल टॉक अबाउट कि अगेन क्या हमें था, क्रिटिकली इवैल्यूएट, इनकी पोटेंशियल को इवैल्यूएट करना है। मतलब हमारा इतनी लाइक 100 डिमांड है तो इसको कितना मीट करेंगे, फिर आप उसमें तब बात करते हैं कि इनको यूटिलाइज करने में चैलेंजेस हैं। ये होता है आपका क्रिटिकल इवैल्यूएशन कि हाँ रिसोर्सेज तो हैं बट देयर आर वेरियस चैलेंजेस। आप ड्रिल नहीं कर सकते हो सी को, आप आर्कटिक और अंटार्कटिक में घुस नहीं सकते हो, जो कि आपको मालूम है कि बहुत सारे रिसोर्सेज सेल गैस के हैं। तो दीज आर द थिंग दैट यू हैव टू डील विद। फाइनली आप ये इवेल्यूएशन दे दोगे और उसके अलावा कुछ सोल्यूशन या बेसिकली इसमें वे फॉरवर्ड दोगे, है ना, कि टेक्नोलॉजी और रिसर्च और ये सब करके इसको सस्टेनेबल मैनर में यूटिलाइज, एक्सप्लॉइट और यूटिलाइज करना इन सस्टेनेबल मैनर ऑन लाइन ऑफ SDG 14। ठीक है, तो SDG भी हमेशा याद रखना बोलना है कितनी बार, SDG 14। तो ये रट लीजिए भाई, SDGs आर लाइक लाइफ लाइन। बंदा देखा, नंबर मिला, एक एक्स्ट्रा नंबर डेफिनेटली मिलना है। ऐसी चीज़ें आप कंटिन्यूअली करो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज इंडिया सी इट्स प्लेस इन इकोनॉमिक स्पेस ऑफ राइजिंग नेचुरल रिसोर्सेज रिच अफ्रीका। क्या करना है भैया, अफ्रीका में रिसोर्सेज रिचनेस दिखानी है, उसमें इंडिया का अपने आप को कैसे देखता है इंडिया, ठीक है ना, इकोनॉमिक इस स्पेस में बेसिकली इस रिसोर्स को आप कैसे आप अपने आप को इंडिया कनेक्ट कर रहा है, वो विजन हमें थोड़ा सा दिखाना है। चलिए देखते हैं क्या इन्होंने लिखा है। Presence of natural resources and geostrategic location of Africa has made it point of interest for nations around the world। आप ये कर सकते थे, अदर नेशन में, नेशन अराउंड द वर्ल्ड, फॉर मेनी नेशंस भी लिख सकते थे। तो ये चीज़ है, इंडियाज पोजीशन इन इकोनॉमिक स्पेस ऑफ अफ्रीका। पोजीशन नहीं, यहाँ पे हमारा सीज बोला ना, तो इंडियाज विजन लिखो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, है ना। सी की बात करें तो हमारा क्या विजन है भाई, हम कैसे काम कर रहे हैं। ओके, यहाँ आप देखते हैं इन्होंने क्या लिखा भाई। ओके, लिखा है इंडिया इन अफ्रीका बोथ कंट्रीज है। अफ्रीका कंट्री नहीं, कॉन्टिनेंट है। साउथ अफ्रीका इज कंट्री। यही छोटी छोटी गलतियां ना आपका पोपट बना देती हैं, ये छोटी छोटी गलतियां। एंड यू वुड बी सो हैप्पी। एंड आप देख ही लो, आप कॉपी चेक कराते हो, कितने लोग बताते हैं भाई अफ्रीका इज अ कॉन्टिनेंट नॉट अ कंट्री, है बोथ their relation on economic space especially having। अब ये चीज़ें नहीं है भाई, अवॉइड करिए इंट्रोडक्शन में इस तरह की गड़बड़ियाँ नहीं आप अफोर्ड कर सकते हो। मेक एफर्ट टू रिड्यूस सच राइटिंग्स एंड मिस्टेक्स एज फॉलो जनरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या हमारा पहली बात है, स्ट्रक्चर में भी इन्होंने स्ट्रक्चर लिखा है। सिर्फ विजन लिख दिया है ना, आपको ये भी थोड़ा सा डील करना पड़ेगा, है ना। रिच किन सब मामलों में रिच है ना, जैसे वहाँ ओशन में हमने डील किया था, यहाँ पे भी हमें बात करना होगा कौन कौन सी चीज़ों में रिच है और कीवर्ड्स यूज़ करने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स की आप बात करोगे, न्यूक्लियर रिसोर्सेज की बात करोगे, है ना। पेलिंडा बाट्रेटी याद आया कुछ, ठीक है। रेयर एंड आपका रेयर मिनरल में आप वैसे कर सकते हो, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक में। देन आपका बेसिकली ज्वेलरी सेक्शन के लिए भी यहाँ पे गोल्ड एंड डायमंड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपके नॉन लिविंग, सॉरी, तो
ये आप आपने बात कर ली, फिर आप और कौन से रिसोर्सेज रिच हैं भाई, आपके ये हो गए। देन आपका लैंड रिसोर्सेज बहुत हैं, यहाँ पे आप एग्रीकल्चर बहुत सारा कर सकते हो, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा वन ऑफ द फैक्टर है भाई, जिसके लिए पूरी दो वर्ल्ड वॉर हो चुकी हैं। दैट वाज नथिंग बट लैंड। तो अगर ये सब नहीं लिख रहे हो, ये बहुत ऑब्वियस चीज़ें हैं, ये इतने बड़े बड़े चीज़ें लिखने का कोई फिर फ़ायदा नहीं है। तो ये आप पहले बात करोगे ये। फिर इंडिया का विजन क्या है, विजन में आप खाली हवा में के लिए नहीं बांधोगे, वहाँ पे जो इंडिया स्टेप कर रहा है लैंड से रिलेटेड है जो भी है, उसका एग्जाम्पल दोगे। जैसे आईटेक मिशन चल रहा है, ठीक है, आईसा इंटरनेशनल सोलर अलायंस लेड जो इनिशिएटिव है, बाईलेटरल और मल्टीलेटरल जो जापान के साथ जो हमारा चल रहा है वो, फिर ये छोटे छोटे प्रोग्राम लाइक ट्रेनिंग प्रोग्राम, सोलर मामाज एंड ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे ड्रॉप करनी पड़ेगी, तब आपको नंबर मिलने हैं। ओके, तो ये चीज़ें, ये बहुत ऊपर ऊपर के टर्म है जो आपने लिखा है ना, जनरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी, ये एड financing, supporting multilateral platform, export and import. And okay, चीज़ें थोड़ा सा बाहर स्किप कर देते हैं, तो मे बी थोड़ा सा फास्ट हो जाए, कंप्यूटर हैंग कर रहा है। Okay, hopefully this would address the issue. चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, तो ये हो गया आपका विजन, और फाइनली आप कंक्लूजन थोड़ा सा वे फॉरवर्ड यहाँ पे दोगे कि 10 जो है म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन के थ्रू इंडिया जो है एक पीसफुल इक्वल पार्टनरशिप के विजन से अफ्रीका दोनों के ग्रोथ को देखता है, समथिंग लाइक दैट यू कैन गिव conclusion या way forward. With growing scarcity of fossil fuels, the atomic energy is gaining more significance in India. Discuss availability of, हमें क्या करना है भाई, डिस्कस पे ध्यान देना है। हाँ, अच्छा मार्क किया है। The availability of raw material required for generating of atomic energy in India and the world. तो हमें डिस्कस क्या करना है, अवेलेबिलिटी वेयर, इंडिया में और वर्ल्ड में रॉ मटेरियल, इसके लिए क्या चाहिए, तो कौन सा चीज़ें यूज़ होती हैं, उस पर आप कमेंट करोगे या लिखोगे। चलो इधर देखते हैं इन्होंने पहले क्या लिखा है। नॉन रिन्यूएबल नेचर ऑफ फॉसिल फ्यूल along with environmental concern around use of fossil fuel is leading to its limited use, and this has led to increase in significance of, तो अब ये पता चल रहा है ना, डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखने की कोशिश, इंट्रोडक्शन है बेसिकली, आंसर नहीं, इंट्रोडक्शन जो है ये डिस्क्रिप्टिव है, कोई चीज़ को बड़े सॉलिड तरीके से नहीं डिस्क्राइब करने की कोशिश करो कि ये हो रहा है फिर ये हो रहा है तो इसकी वजह से ये हो रहा है, चीज़ें यही हैं बट दीज आर लूजली स्टेटेड वर्ड्स, सो मेक इट डेफिनेटिव। ओके, देन रॉ मटेरियल फॉर एटॉमिक एनर्जी, भैया लिखो तो क्या है, कौन कौन से हमारे रॉ मटेरियल हैं, 3 चीज़ें हैं, उनके नाम तो भैया ड्रॉप करो यहाँ पे। बना दिया है डायग्राम, कहाँ पे, ये एरिया है, कोस्ट पे है ना इन्होंने क्या, बट हाँ अप्रोच सही है ये कि आपको मैप बनाना था, बट मैप में सब में मास्टरी करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं चलेगा कि कुछ भी बना दोगे। एग्जामिनर इज नॉट अ फूल देयर। Fossil fuels and non-fossil resources of energy which has been used in non-discriminatory way raise the alarming situation of scarcity, thus moving to alternative source like atomic energy seen as need of the hour. क्वेश्चन जो बोला है, क्या बोला है, ग्रोइंग स्कार्सिटी, 2 ही चीज़ें हैं, एक तो खुद ही एग्जॉस्टेबल है, देयर नेचर इज एग्जॉस्टेबल, तो आप यूज़ करोगे तो स्कार्स होते जाएंगे विद ड्यू टाइम। दूसरा है लिमिटेड यूज
जो है प्रमोट करें ड्यू टू देम बीइंग डर्टी सोर्स ऑफ एनर्जी। बस यही दो बात कर दोगे तो इसमें आपका ये एड्रेस हो जाएगा, ठीक है, कि इसलिए हम एटॉमिक एनर्जी की तरफ मूव कर रहे हैं एंड देन फाइनली यू गेट देयर। तो आपने जो बात कही है इसके लिए क्या टर्म है, नॉन रिन्यूएबल एग्जॉस्टेबल, याद आया, एग्जॉस्टेबल नॉन एग्जॉस्टेबल, तो ये आपके की टर्म्स चलेंगे, बढ़िया है। नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ये नहीं है, ठीक है, तो एकदम अगर आप स्ट्रीमलाइन कर सकते तो अच्छी बात है, बट हाँ कोशिश अच्छी है यहाँ पे। सिग्निफिकेंस ऑफ एटॉमिक एनर्जी, क्लीन नहीं है, क्लीनर, इट इज नॉट क्लीन बट कंपैरेटिवली क्लीनर टू फॉसिल फ्यूल, क्योंकि इसका जो बाई प्रोडक्ट है दैट इज अ हैजार्डस सब्सटेंस, उसका स्टोरेज सबसे बड़ी समस्या है। ये बहुत अगेन अभी ये थोड़ा सा बताना पड़ेगा ना, ये केरला तमिलनाडु कोस्ट पे है, ठीक है, उड़ीसा कोस्ट पे है, राजस्थान में है, ठीक है, पर ये है क्या, क्या बनाए हो, नाम तो लिखा नहीं है, तो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा भैया यूरेनियम प्लूटोनियम थोरियम, है ना, बिना इसके कैसे काम होगा। और एक और चीज़ यहाँ पे थी क्वेश्चन में जो आपने मिस कर दिया है, फॉर द जनरेशन ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ठीक है, तो आप ये बात करोगे एटॉमिक एनर्जी के लिए एनरिचमेंट प्रोसेस करते उसके लिए रॉ मटेरियल, यहाँ पे क्वेश्चन साफ साफ बोल रहा है रॉ मटेरियल, है ना, तो ये रॉ मटेरियल्स हैं, यूरेनियम 238 U238, ठीक है, तो जितना आप क्लियर पहुंच पाओ उतनी अच्छी बात है। इसको इनरिच करते हैं आई थिंक 2% to 5% के आसपास फॉर एटॉमिक एनर्जी रिसोर्सेज, और हायर लेवल इनरिचमेंट होता है फॉर एटॉमिक बम्स। तो ये बढ़िया बनाया है यूएसए, मतलब कजाकिस्तान, ये याद था आपको है, तो कोर है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सेंट्रल एशिया, अफ्रीका पूरा जो पेलिंडाबाद ट्रीटी कंट्रोल करता है वहाँ पे, तो ये मेजर हैं, यूएस से बड़े हैं सप्लायर, ठीक है, तभी हमारा ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है, ठीक है, कजाकिस्तान का पूरी एक ट्रीटी जो है, तो ये आप चीज़ें ध्यान रखो, हमारा पूरा सेंट्रल एशिया से कजाकिस्तान में हमारा बना भी था, भी यूरेनियम बैंक समथिंग इन्होंने बनाया था, तो वो कनाडा एनएसजी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, ये सब चीज़ें थोड़ा सा आप लिख पाओ तो बेहतर है, ओके। और इंडिया में कहाँ पे क्या है, तो केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु कोस्ट पे जो है, उड़ीसा कोस्ट पे भी है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मेनली यूरेनियम और थोरियम का रिजर्व है, ठीक है, और यहाँ पे फिर फाइनली चैलेंज भी आप लिख सकते थे कि हमारा अभी फर्स्ट स्टेज पे ही चल रहा है, जिसके लिए यूरेनियम चाहिए वहाँ पे हमारा कमी है, थर्ड स्टेज हमारा अगर आ जाता है एटॉमिक एनर्जी का, तब हमारे पास सब्सटेंशियल रिसोर्सेज या रॉ मटेरियल ऑफ थोरियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो बस इतना इसमें करना था, क्या आप ये बता देते, मैप बना देते, बहुत अच्छी बात है, काम खत्म, इसमें कुछ क्रिटिकल वर्टिकल नहीं है ना क्वेश्चन में, डिस्कस करना, अच्छा सॉरी डिस्कस करना है, सॉरी, ठीक है, तो यही है, आप अगर ध्यान नहीं दोगे तो यही स्किप हो जाएगा, ठीक है, तो डिस्कस में आपने ये चीज़ें बता दी, अवेलेबिलिटी लिमिटेशन जो है बिल्कुल आएगा, लिमिटेशन क्या है कि इट इज़ नॉट लाइक कंप्लीटली क्लीन रिसोर्स, इट ऑल्सो हैव हैजार्डस सब्सटेंस, और उसको डील करने में समस्याएं हैं, 10 इंडिया इज मूविंग मोर टुवर्ड्स सोलर एनर्जी इन विच इज़ फार मोर क्लीनर इन विंड एनर्जी, तो हमारा इसमें आप लिख सकते थे जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन, या पूरा 175 जो गीगावाट का था ये, प्लस ISA, ये दो बातें लिख देते तो आई थिंक सोने पे सुहागा हो जाता। इट इज सैड दैट इंडिया हैज सब्सटेंशियल रिजर्व ऑफ सेल ऑयल, सेल गैस,
सेल एंड गैस, ठीक है, विच कैन फीड द नीड ऑफ कंट्री फॉर quarter of century. However, tapping of resource does not appear to be high on agenda of government. Discuss critically the availability of issues around. Again, ए पे बढ़िया से काम करिए भाई. ए आर जो है, अगर ये अराउंड है तो इसमें आपको क्या करना था, क्वेश्चन क्या बोल रहा है. पहली बात तो आपको ये दिखाना है भैया कि सब्सटेंशियल है, कौन बोल रहा है, कहाँ से आ रहा है. अगर आप इसका लेजिटिमेट सोर्स जानते तो अच्छी बात है. ओएनजीसी की रिपोर्ट थी, ठीक है, या रिपोर्ट से ज़्यादा एस्टिमेट्स थे उसमें. तो इन्होंने एस्टिमेट किया था और उसमें आपको डिस्कस करना था अवेलेबिलिटी एंड इशूज़, कहाँ कहाँ अवेलेबल हैं वो आपको अगेन मैप पे दिखाना पड़ता, और एक्सप्लॉयटेशन में इसके क्यों इश्यूज़ हैं. बेसिकली आपको सीधे सीधे ऑन होल बताऊं तो ये आपको सीधे से बताना था कि ये रिपोर्ट आई है, उसमें ऐसा कहा गया है जो इन्होंने बात कही है. दैट्स इट, ये हो गया, काम खत्म. फिर भी एजेंडा हमारा इंडिया का नहीं है. क्यों? क्योंकि देयर आर इशूज इन इंश्योरिंग लाइक डिस्पाइट दैट, आपकी अवेलेबिलिटी के बाद भी देयर आर इशूज, और आप इशूज बता के फिर फाइनली कंक्लूड करते हैं कि इनको ओवरकम करने में इंडिया इस वक्त एट अ गिवन टाइम इज अनेबल. दैट्स वाई इट इज़ नॉट हाई ऑन द एजेंडा. सो दैट्स इट. क्या लिखा है? सेल ऑयल एंड गैस सीन एज क्लीन सोर्स ऑफ, अगेन क्लीनर, ठीक है, क्लीन नहीं है कंपेयर टू फॉसिल फ्यूल, दे आर क्लीनर. सेल गैस जो है इट्स क्लीनर, नॉट completely clean. Source of energy which is still reserved and need to be exploited has been various states of India. ठीक है, थोड़ा सा सही है, बट अगेन आपने समझ लिया ना कि जो ऐसी चीज़ बता रहे हैं तो यहाँ पे आपको ये सब ONGC या जो इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन है उनका थोड़ा सा नाम ड्रॉप करके आप बढ़ो तो बेहतर है. इन्होंने क्या लिखा है भाई? Shale gas is a natural gas that is trapped within the shale formation, fine-grained sedimentary rocks. चलिए ये भी सही है. अगर नहीं आता तो डेफिनेटिव अप्रोच भी आपने उठाया तो अच्छी बात है. उत्तर प्रदेश, दामोदर वैली, कृष्णा गोदावरी, कावेरी बेसिन, शेल गैस ऑयल रिजर्व, बॉम्बे बेसिन. बहुत बढ़िया. ये एक्यूरेट ये होता है कि आपको मालूम है तब आपने बनाया है. ये मैप वैलिड सब्सटेंशियल मैप है, ठीक है. तो ऐसे मैप आपको बनाने हैं वहां पे साइड में. ये ना चलेगा. क्या बना के रखो, ये डिफरेंस समझ में आ रहा? एग्जाम्पल, बड़े बड़े टर्म्स हैं, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, आपको एग्जैक्टली बताना था कहाँ कहाँ पे है, ठीक है. महानदी सही है, कृष्णा गोदावरी बेसिन सही है, नर्मदा दामोदर बेसिन सही. यहाँ पे आपने लिखा नहीं ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, वे टू वेग इन ब्रॉड. तो आपको स्पेसिफिक जगह या बेसिन्स बताने थे. चैलेंजेस की जगह पे इशूज पूछा है ना, तो इशूज हेडिंग डालो, चैलेंजेस क्यों डाल लो. यहाँ पे बाकी चीज़ें कौन लिखेगा भाई, और प्रैक्टिकली डिस्कस करना है अवेलेबिलिटी, ठीक है. तो अवेलेबिलिटी आप हेडिंग डालोगे, और जो ये चीज़ है ये आपको ये दिखा दिए हो तो ये चीज़ें आप डालोगे, ठीक है. देन आपका इशूज में हमें क्या करना है भाई, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्रिटिकली डिस्कस, ठीक है. तो क्रिटिकल से मतलब होना क्या कि हमें मालूम है कि अवेलेबल है, ठीक है. टू व्हाट एक्सटेंट, कहाँ पे कितना है, उसका प्रॉपर एस्टिमेट नहीं है. तो डिफरेंस समझ में, क्रिटिकल होना और नॉट क्रिटिकल में क्या डिफरेंस है कि आप, हमें रिसोर्सेज मालूम है, ये मालूम है, बट कितने कहाँ पे हैं, कितने वायबल हैं, इसमें आपका आइडिया नहीं है.
दैट्स वाई इट इज़ नॉट एन एजेंडा। अब इशूज़ में आते हैं। इशूज़ में आपके टेक्नोलॉजिकल बैरियर हैं, आपके इन्वायरमेंटल बैरियर हैं, आपके इन इकोनॉमिक बैरियर हैं, क्योंकि बहुत सारा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। तो ये सारी चीज़ें बात करोगे। और इन्वायरमेंटल बैरियर, क्योंकि बहुत सारा पानी लगता है इनके ड्रिलिंग के लिए, ठीक है, मशीन्स नहीं है हमारे पास। तो दीज आर द थिंग्स विच वी डू नॉट हैव। इसकी वजह से इसको एक्सप्लॉइट कर पाना पॉसिबल अभी नहीं है। ये कॉस्ट है बहुत, लाइक वाइबल ही नहीं है। That's why it is not on government agenda. So that's how you had to answer these questions. ठीक है। और okay, this is again happening, so I'm gonna finally discuss this thing. आ गया। okay, क्या करना है भाई आगे? तो आपने भाई देख लिया कि 2 ही साल में हमने कितना पकड़ा है। 2013, माय गॉड दिस थिंग इज प्रॉब्लमेटिक। 2 इयर्स का हमने लगाया है, एंड 2 इयर्स में हमारा बड़े आराम से 15-20 क्वेश्चन जो हैं ज्योग्राफी प्रोपोर्शन से आए हैं। तो इनका नेचर कैसा, आपका अप्रोच रखना है, रिसोर्सेज पे कितना ध्यान देना है, ये सब चीज़ें इसको देख लीजिए। और इस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अभी विद ड्यू टाइम जब हम पूरे 10 साल को कवर कर लेंगे ना, हमारा एम है 10 इयर्स को कवर करना, ठीक है, 13 से 22 तक कवर कर लेंगे, तब हमें साफ साफ दिख जाएगा कि कितना प्रोपोर्शन क्या आ रहा है। उस हिसाब से टाइम एलोकेशन करना है। जब आप फाइनल लिखने जाओगे उस हिसाब से आपको अपना टाइम, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जब ज्योग्राफी से आ रहा है और आप पढ़ने बैठे हो वर्ल्ड हिस्ट्री या पोस्ट मॉडर्न, तो इसका कोई तुक नहीं बनता। दैट्स अ स्टूपिड थिंग टू डू, राइट। तो ये मैं जब सेगमेंटेड बनाऊंगा ना ये जीएस वाला, कि जीएस 1 में खास तौर पे टिप और ट्रिक्स के साथ कुछ जो चीज़ें मैंने यहाँ पे खुद ही बता ही दी। कब जैसे ज्योग्राफी का आप लिख रहे हो तो कुछ चीज़ें मस्ट हैं, डायग्राम मस्ट हैं, मैप मस्ट हैं, और इसमें भी दिखा दिया कि इस तरह की आप ये बना रहे हो। दैट कुछ लोग बोलते हैं ना कि सिर्फ मैप बनाना है, ये सुन लिया और ये आप बना के आ गए। ये परफेक्ट एग्जाम्पल है इस चीज का कि आपको आइडिया नहीं है, बस आप बना दियो। मैं कि कोई भी एग्जाम में इस पे नंबर नहीं देगा, नंबर मिलता जो सेकंड वाला था, आप उसको जो दिखा रहे हो। तो ये सारी चीजें जो हैं मैं पूरा सब्जेक्ट वाइज डील करूंगा कि ज्योग्राफी में आपको क्या चीजें बोनस नंबर दिलाती हैं। बोनस पे आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि इस पूरे एक्सरसाइज का हमारा एम है कि स्टैंडर्ड हम पहुंच जाएं, कि एक स्टैंडर्ड आंसर लिखना शुरू कर दें, एटलीस्ट 20 में से 15 से 17 टारगेट करते हुए, ठीक है। 15 to 17 क्वेश्चन हमें स्टैंडर्ड आंसर लिखने हैं। 3 हमें मालूम है कि कोई दिक्कत नहीं, 3 से 4 जो है गड़बड़ हो जाते हैं, इनफैक्ट 5 भी हो सकते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तब हम वहां पे एक वेल्ड अप्रोच पैरामीटर बेस्ड आंसर लिख के आएंगे। बहुत कम आता है या नहीं आता है तब भी। तो दैट्स आवर होल स्ट्रेटेजी। और ये जो 15 से 17 क्वेश्चन है, इसमें स्टैंडर्ड के साथ साथ हमें बोनस पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है। और अगर ये कर लिया तो आप 110 बड़े आराम से पार कर सकते हो। दिस इज नथिंग इफ यू डू दिस थिंग। मैंने 18 में ही बड़ी कम तैयारी के साथ 115 लेके आया था जीएस पेपर 2 में। वाई? बिकॉज आई फॉलोड फ्यू थिंग्स। और ऐसे ही एथिक्स में थे, 107 नंबर था। तो 110 इज नथिंग। और 110 समझ रहे हो आप, 4 में डाल दिए, लाइक जीएस 1 2 3 4 में, तो 400 नंबर तो यही हो गए। 400 क्यों, 440 हो जाएंगे। सो पे अटेंशन, कीप ऑन वर्किंग, एंड इसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा जो मैं डेडिकेटेड बनाऊंगा। जैसे प्रीलिम में भी आपको मालूम है ना कि डिफरेंट सब्जेक्ट में कुछ अप्रोच हैं, कुछ स्ट्रेटजीज हैं जो कि आपको नंबर या क्वेश्चन सही कराती हैं। तो यहाँ पे भी है कि आपको कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से तैयार करनी है, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ लाइक व्हाट पेपर, लाइक जीएस 1 2 3 आप कौन सा लिख रहे हो, उसमें क्या चीज़ें, मतलब किस चीज़ का, ज्योग्राफी का आंसर लिख रहे हो, इकोनॉमिक्स का आंसर लिख रहे हो, पॉलिटी का आंसर लिख रहे हो, आईआर का, इंटरनेशनल रिलेशन का, या इंटरनल सिक्योरिटी का, तो वो चीज़ें डील करेंगे बड़े आराम से। सो स्टे वॉचिंग, कीप ऑन वर्किंग,
और इन दोनों का होपफुली इस बार हम काम करते हैं। ओके, बाय बाय।